लाइव में, जिसमें हम बात हर बार की तरह करते हैं आपके शरीर से जुड़ी बीमारियों की। लेकिन आज अलग है। आज हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन क्या वो एंटीबायोटिक वाकई में आपके शरीर के लिए फायदेमंद होती है या फिर वो हानिकारक होती है? आज इसी पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से भी। तो एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल्स भी कहते हैं, जिसका उपयोग बैक्टीरिया की ओर किए गए संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। बिना सोचे समझे या अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स का सेवन करना एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का सबसे प्रमुख कारण है। आजकल की जीवन शैली में एंटीबायोटिक्स का उपयोग बहुत अधिक बढ़ रहा है। इनका अत्यधिक इस्तेमाल ही बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण है। अधिक एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स के प्रकार हम आपको बता दें। टैबलेट्स, साथ ही सिरप, कैप्सूल्स, यह आपको प्रकार बता रहे हैं। इंजेक्शंस, क्योंकि इन माध्यम से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अक्सर लिए जाते हैं। स्प्रे और ड्रॉप्स। फिलहाल आपको बताते दुष्प्रभाव क्या है। असामान्य ब्लड क्लॉटिंग, एलर्जिक रिएक्शन का खतरा होना, अधिक सेवन से मोटापा बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। जिनको किडनी की समस्या है या लिवर की समस्या है वो भी एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या कुछ जो परेशानियां हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जो लाइफ है उसमें अक्सर हम समय बचाने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, एंटीबायोटिक्स हम ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आज हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये भागदौड़ भरी लाइफ में हम समय बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, पहले तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल फ्रीली है, क्योंकि ओटीसी ड्रग्स में जाके लोग अपने आप खरीद के ले आते हैं। उनको ये नहीं पता कि एंटीबायोटिक का क्या रोल है। दर्द में भी ले लेते हैं, बुखार में भी ले लेते हैं, जो इसका मिसयूज है। विदेशों में आप जाएंगे तो एंटीबायोटिक ओटीसी ड्रग नहीं है, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की एंटीबायोटिक नहीं मिलती। अब इसका लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, इससे क्या होता है, इसीलिए इसका दुष्प्रभाव आगे जाके बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं और बाद में ये एंटीबायोटिक लोकली उस कंट्री में यूज में नहीं आता और फिर दूसरे एंटीबायोटिक को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ जाता है। और कई बार जो है गर्भवती महिलाओं को उल्टा सीधा दवाइयाँ एंटीबायोटिक लोग दे देते हैं। कुछ क्वैक्स हैं जिनको जानकारियाँ नहीं होती हैं, जिससे रिएक्शन भी हो जाते हैं। तरह तरह से मोटापा, काफ़ी दिन पता लगा कि 3 से 10 दिन तक हम लोग देते हैं जनरली, वो 1-1 महीने 2-2 महीने खाते हैं लोग। फिर इसका इंटरेक्शन भी होता है। एंटीबायोटिक ली जाए तो कैसे ली जाए, जैसे टेट्रासाइक्लिन है वो दूध के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते, कैल्शियम के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन लोग खाते रहते हैं। टेट्रासाइक्लिन बच्चों में बिल्कुल नहीं दी जाती है, लेकिन बच्चों में दे देते हैं लोग, जिससे आपने देखा होगा कि
दांत पे पीली धारियां दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से बहुत से एंटीबायोटिक है जो बोन मैरो तक डिप्रेसेंट कर जाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उससे बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है, किडनी भी फेल हो जाती है, कान के बहरापन भी आ जाती है। और एक पेनिसिलिन है जो बहुत खतरनाक है, टेस्टिंग डोज में ही डेथ हो जाती है। इसलिए जनरली आजकल पेनिसिलिन का यूज हम लोग नहीं करते, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन रूमेटिक हार्ट डिजीज यानी जहाँ पे वाल्व की डिफेक्ट होती है उसमें अनिवार्य है, उसमें दी जाती है। लेकिन डॉक्टर आनंद, कई बार देखा जाता है कि हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये सोचते हैं शायद हमारी बीमारी अब मिनटों में ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं अब असर कम होता जा रहा है। लोग खाते तो हैं एंटीबायोटिक, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता है बैक्टीरिया पर, और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इसके क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, परेशानी तो बढ़ती जा रही है। इससे कई एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिए हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन है वो काम करना बिल्कुल बंद कर दिए। तो फ्लॉक्सासिलिन सेकंड जनरेशन हम लोग पाइपलाइन में बहुत से एंटीबायोटिक रखते हैं जो कि दोबारा उसको लाया जा सकता है। लेकिन बट नेचुरल है कि अगर आप एक टैबलेट ले लिया, 2 कैप्सूल ले लिया तो उससे कुछ भी नहीं होना। इसका मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है प्लाज्मा लेवल पे, जिसे 3 दिन कम से कम देना पड़ता है। और अनायास एंटीबायोटिक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे जो फ्लोरल है इंटेस्टाइन की वो लॉस होता है और दूसरी बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर जाती है, जो कि तरह तरह की। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अदिति हैं। अदिति जी, आप अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरी नानी को स्पॉन्टाइटिस है और वो उसकी दवाइयाँ ले रही हैं, एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, और उनको जोड़ों में भी काफ़ी दर्द रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि वो एंटीबायोटिक्स ना लें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि इसके कितने दुष्प्रभाव होते हैं, एंटीबायोटिक्स के क्या इफेक्ट्स हैं और कितनी मात्रा में से लेना चाहिए, क्या लें? एक बार सवाल फिर से बताइए कि एंटीबायोटिक क्यों देना चाह रही हैं और क्या बीमारी है? उनके पैर में, घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। स्वेलिंग के साथ अगर इन्फेक्शन है, आप वहाँ पे देखिए, क्या ब्लड काउंट में कराइए। अगर TLC ज्यादा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तब तो आप एंटीबायोटिक दें, अदरवाइज कोई रोल नहीं है। यही सब चीजें लोगों को मालूम नहीं होता। जोड़ों में दर्द है, हो सकता है ट्रामा हो, या फिर वहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दैट इज ए बायोकेमिकल डिजीज, और कई बार जो है यूरिक एसिड के कारण भी होता है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और ब्लड काउंट कराइए। अगर TLC ज्यादा है तब एंटीबायोटिक देने की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर आनंद, कई बार ऐसा होता है कि जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका जो असर है वो 24 से 48 घंटे के भीतर दिखने लगता है, लेकिन अगर कोई असर ना दिखे और एलर्जी के कुछ लक्षण दिखने लगे तो वो कौन से ऐसे एलर्जी के लक्षण हैं जिन्हें देखकर हमें पहचान लेना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल अंजलि जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये दवाइयों के रिएक्शन है एंटीबायोटिक्स का, इसको डिलेड रिएक्शन कहते हैं। एक कैप्सूल से जनरली नहीं होता है, दूसरे तीसरे डोज में आपको ये चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें क्यूटेनियस रिएक्शन ज्यादा होता है। स्किन में खुजली होने लगती है, तरह तरह के धब्बे निकलने लगते हैं। बेसिकली 2-3 एंटीबायोटिक हैं जिनका बहुत सीवियर रिएक्शन होता है, जैसे कोट्राइमोक्साजॉल है, सेप्ट्रान DS के नाम से आती है। सेप्ट्रान ड्रग हम लोग जनरली अब यूज नहीं करते, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता है, काले काले धब्बे भी पड़ जाते हैं पूरे शरीर में और खुजली बेहद होती है। इसलिए इन सब चीजों को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए ड्रग को, और उसकी जगह पे एविल या सेट्रिजिन टाइप की एक ड्रग लेनी चाहिए, साथ में 1 या 2 डोज स्टेरॉइड के तुरंत लेना चाहिए। अगर ये चीज आपके घर में मौजूद है तो तुरंत ले लें, नहीं तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इससे तो और भी बीमारियां बढ़ सकती हैं और ये किडनी पे और लीवर पे भी इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर आनंद, जैसा कि कहा जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स का जो डोज है, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, किडनी और लिवर के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। किस लिए कहा जाता है इसे? वो 2 चीजें हैं, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक या ड्रग हम बॉडी में लेते हैं वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है और किडनी से एक्सक्रीट होता है। अगर लीवर डैमेज है तो उतना जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। अगर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो लीवर के लिए बहुत हिपैटोटॉक्सिक हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन है, कोट्राइमोक्साजॉल है, टेट्रासाइक्लिन है, तो उनको नहीं दी जाती है। वो सेम चीज यही है कि अगर किडनी में से निकलती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, ये सारी ड्रग्स किडनी पे भी दुष्प्रभाव
प्रयुक्त करती हैं, इसलिए इन सब चीजों को पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तब हाँ कुछ दवाइयां सेफ है, जैसे सिफलेक्सिन ग्रुप है, उसको आप दे सकती हैं किडनी डिजीज में भी और लीवर डिजीज में भी दे सकती हैं, लेकिन इरिथ्रोमाइसिन लीवर डिजीज में बिल्कुल नहीं दे सकती। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन ये किडनी डिजीज में बिल्कुल नहीं दे सकती हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़े दर्शकों, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल है या आपके परिवार वाले एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इससे क्या खतरा है या फिर क्या फायदे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आनंद शुक्ला जी लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि आखिर एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन डॉक्टर आनंद, कई बार, क्योंकि जब पहली बार एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ था, जब इसे खोज निकाला गया था, तो उस समय ये कहा गया था कि अब चाहे कोई भी बीमारी हो उसकी सिर्फ एक दवा है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया यही एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं वो खतरा बनती जा रही है हमारे लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए? देखिए, इसमें यह है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन निकाला था। इसके पहले लोगों को पता नहीं था कि कौन सा बायोकेमिकल काम करता है। 1945 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद पेनिसिलिन से ये देखा गया कि इससे एलर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग डेवलप हो जा रहा है और पेशेंट की डेथ हो जा रही है। एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, सडन बीपी वगैरह सब लॉस हो जाता है। तो एनाफाइलेक्सिस की जगह पे दोबारा दूसरी ड्रग देखी गई जिसको सेफेलेक्सिन ग्रुप कहते हैं। सेफेलेक्सिन और उसके बाद सल्फा ड्रग्स देखी गई। तो सल्फा, ये दोनों का इवैल्यूएशन हुआ और कई कैटेगरी आज डेवलप किया गया, जिससे कि टाइफाइड पहले क्लोरोमास्टिन दी जाती थी, आज हम लोगों के पास सिफलेक्सिन की बहुत अच्छी दवाइयां हैं, 3rd और 4th जनरेशन की, सेप्टम के नाम से आती है, सिफुरॉक्साइन। और आज भी कि जितनी भी बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंस हो गई थी पेनिसिलिन से और सल्फा ड्रग से, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास सिफलेक्सिन की बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। कुछ मेथिसिलिन टाइप की रेजिस्टेंट ड्रग्स हैं, वनकोमाइसिन हैं, MRSA हैं, इस टाइप की दवाइयां आई हैं जो बहुत कॉस्टली हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में चूंकि बैक्टीरिया बहुत ही स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होती हैं जो कि स्पेशल एंटीबायोटिक को ही रिस्पॉन्स करती है, तो ब्लड कल्चर के लिए और बहुत सेफ होना चाहिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट है, उसमें एक्सक्रीशन और उसका रेजिस्टेंस भी देखना होता है। तो इसलिए आज के युग में यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 ईयर्स था, आज 21वीं शताब्दी में 68 ईयर्स हो गया है। तो ये एंटीबायोटिक की देन है, लेकिन उसका मिसयूज इसलिए है कि जनता को आप जिस माध्यम से आज दे रही हैं जनता को सूचना, इस तरीके की सूचना देनी चाहिए कि एंटीबायोटिक से कोई दर्द ठीक नहीं होता, एंटीबायोटिक से कोई बुखार ठीक नहीं होता। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हिसार से हैं पवन जी। पवन जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं सर दर्द मेरा ज्यादा रहता है तो मैं एंटीबायोटिक्स लेता हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? हाँ, बिल्कुल साइड इफेक्ट है, क्योंकि एंटीबायोटिक से सर दर्द ठीक नहीं होता। कोई भी इसका बायोकेमिकल वर्क नहीं है जिसपे कि ये दिखाया जाए कि सर में दर्द है। चूंकि इससे साइकोजेनिक इफेक्ट होता है, 52% कोई पानी फूंक के दे दिया, सर पे हाथ रख दिया, विक्स लगा दिया, तो आपको 52% जो है साइको सजेशन से हेडेक दूर हो जाता है। ये आपका भ्रम है कि आपने एंटीबायोटिक लिया और आपका सर दर्द ठीक हो गया। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, एंटीबायोटिक का आप मोबाइल पे पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, फिर आप देखिए कि कितना हम लोग दिग्भ्रमित हैं। हम लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि सारे चैनल्स में कहीं भी आप टीवी में जाइए, कोई ये मेडिसिन और ड्रग के बारे में डिस्कशन नहीं होता है, केवल पॉलिटिक्स और तरह तरह के फिल्म सीरियल्स होते हैं। जब इस चीज को आप देखेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका नुकसान भी बचेगा और आप दुष्प्रभाव से भी बचेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर आनंद, मैं यही जो बात को आगे बढ़ाऊंगी अपने सवाल के जरिए। कई बार ऐसा होता है कि पेन किलर जो है वो युवाओं में खासकर आम हो गए हैं, जरा सा दर्द हुआ नहीं कि पेन किलर ले लिया जाता है, और एक मिथ भी है कि उससे दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन क्या इसका आगे चलकर साइड इफेक्ट भी हो सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंटली एनाल्जेसिक्स ले रहे हैं, जैसे आइबुजेसिक प्रोफेन है, तरह तरह के ये कुछ जो है नारकोटिक्स भी हैं, तो नारकोटिक्स लेने से तो एडिक्शन हो जाता है। जैसे 14 है, 14 लगवा लेते हैं लोग, मॉर्फिन लगा लेते हैं लोग, स्टेप्टो, और वो क्या कहते हैं, एक है कीटोलैक DT है,
ये सारी हैबिट एडिक्शन में चली जाते हैं लोग। और कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एनाल्जेसिक में कॉम्बिफ्लाम है, जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल है, जिससे किडनी भी डैमेज हो जाती है, लीवर भी डैमेज होता है। और सबसे सेफेस्ट ड्रग ओटीसी में माने आप जाइए और आपको दवा मिल जाए बिना प्रिस्क्रिप्शन को, उसको ओटीसी कहते हैं। ये केवल पैरासीटामॉल है। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, आप कोई भी एनाल्जेसिक नहीं मिल सकता है, आपको केवल डिस्प्रिन और पैरासीटामॉल ही मिलेगा। लेकिन डॉक्टर आनंद, कई बार होता है, खासकर मैं अगर लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में कहूं, पेट से संबंधित अगर दर्द हो, खासकर महीने के दिनों में अगर देखा जाता है, तो इन दिनों पेन किलर्स खा लिया जाता है, लेकिन उससे कई बार ये उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं कि आपका हार्मोनल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो असर है वो अगले महीने और दिखने लगता है। देखिए, दो तरीके का है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन की आप बात कर रही हैं जी। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में लड़कियों में दिक्कत होती है, क्योंकि वो मेंसेस से पहले थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाता है। तो आप पैरासीटामॉल सबसे सिंपलेस्ट ड्रग है। अगर नहीं होता है तो मेफेनिक एसिड वो आप दे दें, इससे भी आराम हो जाता है काफी। डाइक्लोफेनाक दे दें, डिस्प्रिन भी आप दे सकती हैं। लेकिन एक दो टेबलेट से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर बार बार इसको पेनफुल डिस्मेनोरिया कहते हैं, आप कोई दिक्कत हो तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दें। बिल्कुल, ज्यादा एनाल्जेसिक लेना भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर आनंद, हालांकि बात अगर बच्चों की जाए, खासकर छोटे बच्चों की जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, उन्हें कई बार जुकाम होता है और खांसी होती है, तो इस बीच जो माता पिता अक्सर क्या करते हैं कि आप बिना डॉक्टर को दिखाए आप अगर मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है और बच्चों को खिला दी जाती है। कितना खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि उस समय ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम भी काफी कमजोर होता है। देखिए, बिल्कुल आप सही कही। WHO ने केवल पैरासीटामॉल लेने के लिए परमिशन दिया हुआ है बच्चों में। हम लोग सरस्वती मेडिकल कॉलेज में, मैं प्रोफेसर हूँ वहाँ पे, हम लोग सबको सिखाते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन दवाइयों से कैसे कैसे होते हैं। तो ये एजुकेशन हर फैमिली को हम लोग देते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता है, बताते भी हैं कि आप डायरेक्ट केमिस्ट के पास नहीं जाइए। केमिस्ट के पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं होता, उनको ये जानकारी नहीं होती है। सेम चीज वर्ल्ड में जो ड्रग डिस्कवरर भी हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करने की ये कतई लाइसेंस नहीं दी जाती। केवल डॉक्टर जो कि लिविंग टिश्यू माने लिविंग ह्यूमन बीइंग पे जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए। बच्चे का डोज भी डिफिकल्ट होता है, कम डोज होता है, इम्यूनिटी जो आपने बताया वो इमेच्योर होता है, एंजाइम सिस्टम बिल्कुल इमेच्योर होता है, रिएक्शन भी हो सकता है, साथ में जो है टॉक्सिक डोज भी हो सकता है। इसलिए आप पैरासीटामॉल आप दे सकते हैं, उसपे कई बार जो है इंडिकेशन भी लिखा होता है, उस डोज से आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक फर्स्ट डे में कोई जरूरत नहीं होती, जब तक कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो, कोई सीवियर मेनिंगोकॉक्सीमिया टाइप का कोई एंटीबायोटिक माने कहने का मतलब बैक्टीरिया ना हो। ठीक है। दूसरी चीज जो है, वायरस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। वायरस में टेम्परेचर 104 है, लेकिन एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन डॉक्टर आनंद, कई बार ऐसा होता है, वायरल फीवर की अगर हम बात कर ली जाए, ये कहा जाता है कि वायरल फीवर अपने आप ठीक हो जाता है, उसका एक अपना समय होता है। हाँ। और अगर आप उसमें अगर दवाई ले लें, खासकर एंटीबायोटिक ले लें, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा ना आए, वो दोबारा भी आ सकता है। देखिए, जनरली 2 to 3 डेज में जो है इम्यून सिस्टम फाइट करता है, और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जैसे इन्फ्लुएंजा है, वायरल फीवर है, 1 to 3 डेज तक अपना रहता है। लेकिन अगर उसमें वायरल फीवर के साथ बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाती है, आप TLC काउंट कराइए, ब्लड सेल्स काउंट कराइए, ब्लड सेल्स अगर बढ़ता है तभी एंटीबायोटिक लें, अदरवाइज एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगा अगर आपने TLC करा लिया तो। होता क्या है कि TLC काउंट नहीं होता है तो वो बैक्टीरियल का अटैक हो जाता है और फिर एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। किस तरीके की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर कोई भी दवाई एंटीबायोटिक आपको रिएक्ट कर जाती है तो सोराइसिस जैसी बीमारियां तक हो जाती हैं कई बार। जी बिल्कुल, आप सही कही हैं। पहले तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, उसमें जो है एनाफाइलेक्सिस होता है। सेकंड जो है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है, इसमें टिश्यू जो है सेल्स डैमेज होने लगते हैं, ब्लड सेल्स, और वो आके तरह तरफ से ब्लड वेसल से लीक करके इसमें स्किन में आ जाते हैं, फिर उसमें ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, और बाद में अगर कंटिन्यूअसली आप
बंद नहीं कर रही हैं एंटीबायोटिक, तो उसके बाद जो है वो ईचिंग बढ़ती जाती है, बाद में वहाँ पे मोटा स्किन हो जाता है और उसकी सोरियासिस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और डॉक्टर आनंद, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग एडिक्ट भी हो जाते हैं, खासकर ऐसी एंटीबायोटिक्स लेते लेते। मैम, ये उन लोगों के दिमागी वो है कि कैप्सूल खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। कितने जो है पेशेंट ऐसे हाइपोकांड्रियाटिक पेशेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि हम बीमार हैं और हम एक दवाई एक कैप्सूल खा लेते हैं, बिल्कुल, उससे ठीक हो जाते हैं। ये मिथ है, ये मिसयूज है और कुछ भी नहीं होती, और इसके लिए बड़ा सावधानी रखनी चाहिए। जी, चलिए, आपने हमारे दर्शकों को डॉक्टर आनंद इतनी बेहतर जानकारी दी एंटीबायोटिक्स को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और दर्शकों, जैसा कि एंटीबायोटिक्स के क्या कुछ नफा नुकसान हो सकते हैं वो आज हमने डॉक्टर लाइव कार्यक्रम के जरिए दिखाया। और हर बार की तरह जैसा कि हम कहते ही है कि आप अपने डॉक्टर बिल्कुल मत बनिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए और केमिस्ट के पास जाकर कोई एंटीबायोटिक जो दवा है वो तो बिल्कुल मत लीजिए, खासकर वायरल फीवर के दौरान। इसी के साथ आज के डॉक्टर लाइव में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद जी।